बजट नशियात में जियो न्यूज़ पर एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। नशियात के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल हैं पाकिस्तान के मारूफ सनतकार आरिफ हबीब, उनके साथ मोहम्मद सुहेल माहिर मुआशियात हमारी नशियात में शामिल हो रहे हैं, और माहीन सलमान साहिबा साबिक नायब सदर काटी गुज़श्ता रोज़ भी हमारी नशियात में शामिल थी। बहुत से अहम नुक्ते उनकी जानिब से उठाए गए थे। इन तमाम शख्सियात से बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब, मिफ्ताह इस्माइल कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत से साजगार माहौल के बावजूद कुछ बड़े फैसले और बड़े कदम नहीं उठाए गए हुकूमत की जानिब से इस बजट में। उन्होंने कहा कि IMF ने जिस जगह कहा कि एक अमीर तबका है उस पर टैक्स लगा दें तो वो तो हुकूमत ने बचा लिया, लेकिन दूसरे शोबों में अगर ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती थी वो नहीं निकाली। वो ये कह रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है वो आटे में नमक के बराबर वाली मिसाल भी इसके ऊपर सही से इंसाफ नहीं करेगी। आई थिंक जहाँ जो ये कहते हैं कि बड़े लोग हैं या उस पर ऑलरेडी टैक्सेस पहले ही काफी ज्यादा लग चुके थे। पिछले सालों में जब हम ये बात करते हैं तो उन एरियाज पे जो है वो लगे थे। अब जाहिर जब वो मेरी नजर में जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है और हमारे सारे जो जितने भी अशारिये हैं वो सारे स्टेबल है। अब उसके बाद जाहिर है उनको ग्रोथ की तरफ जाना है। ग्रोथ भी जो है वो कॉशियसली जाना है और वो किस तरह जाना है कि वहाँ कोई ज्यादा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो है वो इश्यूज जो है वो ना बने। तो जाहिर है आपको IMF प्रोग्राम में है और IMF के प्रोग्राम में होते हुए उनको जाहिर है बड़ा कॉशियस अप्रोच रखना पड़ रहा। और वो जो उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो मामलात हैं उनको भी साथ रखना है और साथ में जो है जो वो बातें करते रहे पिछले हफ्तों में कि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये तो हर बजट में जो है इस किस्म के इश्यूज खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझ पे ज्यादा टैक्स लग गया, किसी और पे जो है वो कम लग गया, किसी और की जो है वो ज्यादा जो है वहाँ बनता था कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो इस चीज में। तो ये ही आई थिंक हर दफा जो है वो डिबेट होता है। बट एज ए होल हम अगर ये देखें कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इनके फिस्कल डिसिप्लिन के साथ भी कि इनका जो है बजट डेफिसिट का नंबर जो है वो आई थिंक बहुत ही डिसेंट है, 3.9% का जो है। फिर ये है कि प्राइमरी सरप्लस जो है वो इंटैक्ट उन्होंने रखा है और उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत जो है उन्होंने कोशिश की है कि लोगों को जो है वो यानी कंसेशन दे या एटलीस्ट कंसेशन का सिग्नल दे। अगर वो सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं है तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों को देखते हुए मैं तो उसको ग्रोथ ओरिएंटेड कहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि उन्होंने सारे अपने जो फिस्कल डिसिप्लिन के जो चीजों को इंटैक्ट रखते हुए ये बजट को जो है वो प्रेजेंट किया। माहीन सलमान साहब जी। माहीन साहब, आप गुज़श्ता रोज़ ये कह रही थी कि इतने ज़्यादा तरक्की के मौके नहीं इस बजट से पैदा होंगे। कुछ शख्सियात का ये भी मौक़िफ़ है कि अभी इस्लाहात का अमल जारी है। अगर पिछले 1 या 2 बरस की हालत देखें मईशत के तो उससे बहुत बेहतर किया गया है, इसलिए बजट के ज़रिए से ऐसे नुक्ते तक पहुंचना कि बिल्कुल वाज़े तौर पर तरक्की के या ग्रोथ ओरिएंटेड मौके मौजूद हों उसमें वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल, इस बजट को देखते हुए तो यही लग रहा है कि उसमें वक्त लग सकता है। वो यूं के देखिए, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि हमें स्टार्टअप्स और न्यू इंडस्ट्री क्रिएशन के मौके नजर नहीं आ रहे। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करें। जब मैंने बजट पढ़ा तो मुझे लगा कि पता नहीं रेवोल्यूशन आ रहा है शायद पाकिस्तान में, डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप जो है ना नेक्स्ट वर्ल्ड में पहुंच गए। बट अगेन इन चीजों के ऊपर फौरन ही आपने 18% टैक्स लगा दिया। अभी तो हमारी इन चीजों पे तरक्की शुरू हुई थी, आपने फौरन उसके ऊपर टैक्स कर दिया। तो मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जब अभी एक इंडस्ट्री ने बूम लेना शुरू किया ही आपने उसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आ गए। अच्छी बात है टैक्स नेट में आना और डॉक्यूमेंटेशन करना, लेकिन ये कि दुनिया भर में एक जो नई इंडस्ट्री बन रही होती है उसको लाने का एक तरीका होता है। 3 to 5 years का उसको टाइम दिया जाता है, उसको कोई
सब्सिडाइज किया जाता है। फिर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्री के पास अपना पैसा तो नहीं है ना डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो हमें उनको सपोर्ट करना है, वहां पे हमें कोई बजट नजर नहीं आता। फिर अगर मैं ऐसी एक और मिसाल ले लूं क्लाइमेट के हवाले से, आपने बेशक एक बजट उसमें दिया है कि क्लाइमेट को सपोर्ट करेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ पाकिस्तान को, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपने सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। तो जहां हमें कहीं मौके नजर आते हैं तो हमें पीछे से एक उन मौके को कॉन्ट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म भी नजर आ रहा है। फिर सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर यस यू हैव गिवन अ टैक्स रिलीफ, बट व्हाट अबाउट पेट्रोलियम लेवी जो आपने लगा दी है लोगों के ऊपर, फिर आपने कार्बन टैक्स लगा दिया है, तो वो आपका जो शायद रिलैक्सेशन था वो ऑफसेट होता दिखाई दे रहा है। तो हमें हर मौके के ऊपर जहां अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वहां उस अपॉर्चुनिटी की कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई दे रही है। तो आई रियली कांट से कि ये बहुत कोई ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मुझे दिखाई दे रहा है। Again, I am still, standing still on my stance, where I was yesterday. फिर गाड़ियों का भी आपने महंगा कर दिया है, बहुत सारी चीजें जो है, टैक्सेशन इज वेरी रिग्रेसिव, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, वहां पे सैलरी तबके को क्या रिलीफ है, और जो टैक्स स्लैब्स जिस तरीके से आपने करे हैं, तो जो लोग टैक्स नेट पे नहीं आ रहे थे अब वो भी आ रहे हैं, तो practically they are not relieved, the economy has been contracted. Yes, अगर आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आपने कम कर दिए हैं, लेकिन फिस्कल एंड टू मी इज स्टिल वेरी वीक इन दिस बजट। जो ग्रोथ जनरेशन वाला एंड है वो अभी भी बहुत वीक है। अब सोहेल साहब, स्टॉक मार्केट तो ऊपर चली गई है, लेकिन क्या अब जब हुकूमत कह रही थी कि इन्फ्लेशन नीचे आ गई है और आएगी, अब क्या इस बजट के बाद आपको खदशा है कि महंगाई हो सकती है? और इसके अलावा जो तरक्की का हदफ नया मुकर्रर किया गया है 4.2%, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, आपको लगता है वो दुरुस्त सिमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जुनैद भाई। देखिए, महंगाई का हदफ तो हुकूमत खुद कह रही है कि इस साल तो 4-5% है, अगले साल कोई 7% के करीब होगा। तो हुकूमत तो खुद एस्टिमेट कर रही है कि इन्फ्लेशन जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, मगर पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में 7% काफ़ी रीजनेबल होता है। स्पेशली अगर हम 4-5 साल देखें तो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 15% रहा है, तो उसके हिसाब से तो 7 की जगह 8 भी हो जाए, 8.25 हो जाए, 6.5 हो जाए, एनीथिंग इन सिंगल डिजिट इज गुड। और जो इक़दाम लिए हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक्स नहीं होते तो इन्फ्लेशन मैनेजेबल ही रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेंशनरी बजट से बढ़ता है, और ये बजट एक्सपेंशनरी नहीं है, बल्कि ये बजट तो कंसोलिडेशन का है। जिस तरह आरिफ साहब ने कहा कि पिछले 2017 से लेकर आप देखें फिस्कल डेफिसिट 7 से 8% रहा है। इस दफा उन्होंने इतना कंसोलिडेट करने की कोशिश की है कि टारगेट कर रहे हैं कि 4% से कम हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं होगा, तो ये मैनेजेबल ही रहेगा। जहां तक ग्रोथ का ख्याल है, मेरे हिसाब से ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, और आई थिंक सही स्ट्रेटजी भी है। अगर ऑप्शन होता 6% की ग्रोथ का, तो भी उनको ग्रोथ को मैनेज ही करना था, क्योंकि हमने देखा है कि 6% ग्रोथ करना तो सही है, मगर फिर उसके साथ $18 बिलियन का करंट अकाउंट भी होता है, फिर उसके साथ डिफॉल्ट की सिचुएशन भी होती है। तो मुझे लगता है कि इफ नॉट 4.2, हमारा ख्याल है कि 3.5-4% की ग्रोथ हो जाएगी, और वो नजर भी आ रही है। हम खास तौर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ महीने से हम देख रहे हैं कि डिमांड और सेल्स पिकअप हो रही हैं, क्रेडिट ग्रोथ भी बेहतर हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक काफी बैलेंस बजट है। सैलरीड क्लास ने कुछ तवक्कुआत ज्यादा बना ली थी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये परेशान कुन होगा, बट ऑल इन ऑल ये एक बैलेंस और टू न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट है, और जिसका अंदाजा आज स्टॉक मार्केट ना सिर्फ ऑल टाइम हाई पे है, और एक 60 अरब रुपए का उसमें वॉल्यूम भी हुआ है। इसका मतलब है कि लोगों को कॉन्फिडेंस है, इसीलिए उन्होंने अपना सरमाया आज मजीद लगाया स्टॉक मार्केट में। राइट। आरिफ साहब, जो बजट से पहले वजीर ख़जाना का कहना था कि टैक्स टू GDP शरह 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है,
अब जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो आपको लगता है कि हकीकत पसंद आना है? और फिर FPR के लिए जो टारगेट रखा गया वो 14,000 अरब से भी ऊपर का रेवेन्यू का टारगेट है, जो 10.9% ऑफ GDP है। ये सब आपको लगता है हकीकत पसंद आना है नंबर? आप बहैसियत सरमायाकार और सनतकार मुतमईन है इससे? आई थिंक मैं चूंकि ये समझता हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर में बेटर ग्रोथ होगी। इवन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने टारगेट किया है उससे भी बेटर मुझे नजर आती है। उसकी वजह मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगले साल में और कम होंगे। अभी हम ये 11% है और 11% डबल फिगर, इसमें और गुंजाइश है। मैं समझता हूँ 2% तक की और, तो अगले साल में। दूसरा ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगले साल में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में भी कमी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में जो कमी है वो नेचुरल वे में फ्यूल कॉस्ट की कमी की वजह से होनी है। गवर्नमेंट ने जो है अभी जो वादे किए हैं और वो कम करने की अनाउंसमेंट की है, उसकी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। अगर वो अनाउंसमेंट नहीं भी करते तो वैसे भी जो है उसकी जो है वो नीचे प्राइसेस जो है वो आनी थी। तीसरा ये है कि अगर ये एक्टिविटी जो बढ़ेगी, जैसे उन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन को जो है वो टारगेट करके और कंस्ट्रक्शन के लिए जो इंसेंटिव्स दिए हैं, और उसमें ऑलरेडी जो है वो साइंस नजर आ रहे हैं कि वहाँ एक्टिविटी में अपटिक है। और वो अपटिक होने की वजह से फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है तो उससे भी फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम होंगी। क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जो हाई प्राइस का एनर्जी का वो ये है कि हम जो है वो कैपेसिटी पेमेंट दिए चले जा रहे हैं और हमारी उसके अगेंस्ट सेल्स नहीं है। तो वो सेल्स बढ़ेंगी तो उसकी जो है वो कॉस्ट नीचे आएगी और वो फिर जो है वो पास ऑन होगा। तो ये जो चीज़ें, ये फैक्टर्स हैं। और फिर इन्होंने अपना जो है वो एज फार एज दी गवर्नमेंट इज कंसर्न, उनके फाइनेंसेस में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो देख रहा हूँ कि वो डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन के बेसिस के भी जो है असरात जो है वो आप ये देखेंगे। तो फिर हमारा जो हम पॉलिटिकली भी जो है अब बेटर पोजीशन है आफ्टर ये इंडियन इंसिडेंट के। तो अब ये है कि पाकिस्तान को जो है वो लोग ज़रा जो है वो इज्जत देते हैं। तो वो सारे, और हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज में भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया है अबाउट पाकिस्तान। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट है, उसके डिविडेंड आप ये अगले साल में जो है वो देखेंगे। तो मेरी नज़र में ये साल जो है वो कदरे जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि अभी तो फिर ये है कि गवर्नमेंट ने जो है वो IMF वगैरह का कॉन्फिडेंस भी विन किया है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि लास्ट टाइम हमने जब उनसे ये बात की थी कि आप इन्फोर्समेंट का जो है एक नंबर हमें बजट में डालने दें, तो लास्ट ईयर वो नहीं मान रहे थे। बट इस दफा जो है वो हमने करके दिखाया उनका इन्फोर्समेंट से। तो अब इस दफा उन्होंने वो नंबर दे रहे थे कि 368 बिलियन रुपीस की इन्फोर्समेंट से जो है वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जो है वो बातें हैं। तो आई थिंक जो ये जो नंबर है ये एक्टिविटी बढ़ने की वजह से बेहतर होगा। सेंटिमेंट जो बेहतर हुआ है, मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं वो पॉजिटिव हैं, OICCI की तरफ से भी और दूसरे जो एसोसिएशंस हैं, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, उनकी तरफ से। तो वो सब अगर फैक्टर को हम देखते हैं तो आई थिंक मैं तो एटलीस्ट ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद हमारे साथ नशात में शामिल हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे। कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को तो रिलीफ दिया गया, वो मामूली से भी कम है। सोलर की सबको तरगीब दी और उसको महंगा कर दिया है। तो पाकिस्तान में जो तैयार हो रही हैं चीज़ें या असेंबल हो रही हैं, उसके ऊपर भी खदशात बढ़ गए हैं कि वो महंगी होंगी सब चीज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जुनैद, मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए मेरे रिस्पेक्टेबल कोलीग्स के साथ। देखें, ये 2-3 पॉइंट्स आपने बड़े इंपॉर्टेंट जो है उठाए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इसके जवाब ऑलरेडी मिल भी चुके होंगे। मैं दोबारा से इसको रिक्रिएट करता हूँ। देखें, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है सोलर जो है
वो वे फॉरवर्ड है डेफिनेटली, इस पर कोई दो राय नहीं है। और ऑल्टरनेट एनर्जी और आपकी जो सोलर एनर्जी है खास तौर पे, और खासकर जब आप ये बात करते हैं कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ी थ्रेट है, इनफैक्ट दो बड़ी थ्रेट्स से जो बात करते हैं पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट, उसके अंदर क्लाइमेट के अंदर आपको ग्रीन जो है एनर्जी या ग्रीन आपकी जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना है, और उसमें डेफिनेटली सोलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और कर भी रहा है, जहां तक आपकी एनर्जी की जनरेशन जो है वो मैटर करती है। तो देखें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्रिएट करनी है ना। ये काफी अरसे से जो लोकल असेंबलर्स थे सोलर के, उनकी ये बात शिकायत थी कि जी देखें, बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बिल्कुल फ्री आ रहा है, और हमें जो है वो यहाँ पे आप जो है लोकल इकोनॉमी पे टैक्स करते हैं हर तरह से। तो देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है क्रिएट करनी होती है। इसी तरह से EFS पे भी काम हुआ है, आपको पता है, जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे और फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। तो इसलिए अगर वहां पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोकल इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा अपना गेम ऊपर करें, ताकि जो है आप यहाँ पे संभल करके हमें प्रोडक्ट दें, रादर देन ये कि हम बाहर से। यही देखें, ये हर अक्रॉस द बोर्ड हर चीज में ये है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि जहाँ तक इकोनॉमी को खोलने का ताल्लुक है, तो बहुत बड़ा ये जो है वो स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया गया। ये हम इस पे बहुत ज्यादा आई डोंट नो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप है जिसे मैं कहता हूँ वो आपका जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं ना जी, आपकी जो है ये वो मोमेंट है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी एक शिफ्ट करेगी, और उसकी वजह से आपके यहाँ आने वाले सालों में आप देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो दुनिया भर में आपने मार्केट को जब टैप करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी। और उसके अंदर आप देखिए 7,000 जो टैरिफ लाइंस हैं, उसमें से तकरीबन कोई 2500-2600 जो है उन पे ड्यूटीज कम की गई हैं, 4,000 पे TCDs जीरो कर दी गई हैं। तो ये इतना बड़ा जो है ये रिफॉर्म है कि ये आप, और ये स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन कि जी आप अपनी ड्यूटीज कम करें, ताकि एंटी एक्सपोर्ट बायस की जो बात होती है तो दुनिया भर के कंट्रीज ने किया, और इसके रिजल्ट 2-3-4 सालों में बहुत पॉजिटिव नजर आए, जिसमें एक्सपोर्ट्स ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ आउटवे किया इंपोर्ट्स को, और आपके लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल जो इकोनॉमी है, लोकल जो बिजनेसेस हैं, वो खड़े हुए। फिर ये दुनिया भर में ऐसा हुआ है। तो ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, इस पर बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में आपकी इकोनॉमी किस तरह से खुलेगी, आपका एक्सपोर्टर बेहतर होगा, और आगे जो है आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाएगा। सेकेंडली, आपने सोलर की बात की, वो मैंने जो है उसका जवाब दे दिया। थर्ड, आई थिंक अगर आप रिपीट करते हैं, आपका कोई क्वेश्चन था, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग इट। जी, जो मकामी तौर पर चीजें तैयार हो रही हैं या असेंबल हो रही हैं खुर्रम साहब, वो क्या महंगी होंगी या कोई गलतफहमी है इससे मुतालिक? खुर्रम साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। देखें, बात यह है कि ये वही वाली बात है एनफोर्समेंट की, कि क्या लोकल इकोनॉमी अगर वहां पे कहीं एक्सप्लॉयटेशन का आंसर आता है, तो प्राइस मॉनिटरी बॉडीज बनी हुई हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, उनको हम पुश करें कि जी देखें आप जो है प्राइस की मैनिपुलेशन ना करें डेफिनेटली। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर आज बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जी सोलर की प्राइस अभी से लोकल मार्केट में बढ़ा दी गई है, तो ऑफ कोर्स उस पर एक्शन होना चाहिए और उस पर इन्फोर्समेंट जो है होनी चाहिए कि जी क्यों बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है। तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो फ्यूचर जो इन्वेंट्री आएगी, फ्यूचर जो प्रोडक्ट आएगा, तो वो तो उस पर होगा। और वैसे भी लोकल्स को जो है वो नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोकल्स का तो उसमें कोई जो है वो नहीं है इम्पैक्ट उसका। लेकिन आप सही कह रहे हैं, डेफिनेटली प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए, और इस पे हमें इस पे बिल्कुल इन्फोर्स करना है कि जी मेक श्योर करें कि प्राइसेस ना बढ़े, और एक जो कंज्यूमर है उसको प्राइस वही मिले जो कि रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है माहिन साहब, जो अभी मकामी इंडस्ट्री है उसको जो जितनी भी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, उसमें मकामी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने में इस वक्त मुश्किलात हैं दरपेश कोई, जिसके लिए उम्मीद ये थी कि उनको कम किया जाएगा या उनको बेहतर करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, मुश्किलात से तो घिरी हुई है हमारी इंडस्ट्री। सबसे बड़ा फैक्टर हमारा जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस इंडेक्स में आप कहीं पे भी लाइन नहीं करते हैं। और अगर एज ऑफ टुडे भी मैं देखूं, इवन आफ्टर द बजट, ना आपकी बेसिक फैक्टर्स हैं, एनर्जी है, वाटर है,
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहीं पे मुझे कोई चीज बेहतरी की तरफ नजर नहीं आती। वो लिखी हुई तो है चीजें कि हमने बिजली को कीमतों को कम कर दिया, बट ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट वेरी डिफरेंट सिनेरियो, तो आपको वहां पे नहीं नजर आता। दूसरा ये है कि आप इंपोर्ट के ऊपर बेशक टैक्स लगा रहे हैं ये कह के कि हम लोकल इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, लेकिन ऑन द सेम साइड यू आर कैपिंग योर STZs एंड SEZs टिल 2035। उधर आपकी कोई फोकस नहीं है। तो जब तक आप अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को, SMEs को एम्पावर नहीं करेंगे, आप लोकल रॉ मटेरियल, लोकल इनोवेशन, लोकल चीजें कैसे डेवलप करेंगे? उनके लिए इस बजट के अंदर मुझे कोई बहुत खातिर ख्वाह चीज नजर नहीं आती कि मैं कहूँ। अगर खुर्रम साहब इज वेरी राइट कि जी पाकिस्तान इज असेंबली लाइन, वी आर असेंबली लाइन। अगेन हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी इंपोर्ट बेस्ड है, वी आर प्रैक्टिकली नॉट एडिंग एनी वैल्यू एडिशन की तरफ इस बजट के अंदर क्या चीजें हैं थोड़ा हाईलाइट करें, तो बताएं कि भाई वैल्यू एडिड हम कैसे करते हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में स्कोप इज वैल्यू एडिशन। हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, स्टोन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, डू वी हैव मशीनरी टू प्रोसेस दैट? अगेन दैट मशीनरी विल बी इम्पोर्टेड, बीइंग टैक्स्ड। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करेंगे आप एक अच्छी एक्सपोर्ट्स की तरफ कैसे जाएंगे? आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेंगे तो आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करेंगे? और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला आफ्टर एनर्जी इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसके अंदर हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट नहीं है। एजुकेशन का बजट आपने स्लैश कर दिया है, हायर एजुकेशन का जो बजट है, तो आप कैसे कॉम्पिटेंट जो ये बहुत बड़ा एसेट है इस वक्त, स्पेशली व्हेन यू टॉक ऑफ डिजिटल इकोनॉमी और AI बेस्ड इकोनॉमी, आई डोंट सी दैट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन आवर यूथ कि वो बेचारे आए, और अगर वो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है ह्यूमन कैपिटल तो वो हमें इतनी रेमिटेंस नहीं यील्ड कर सकता बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, माहिर सलमान, खुर्रम शहजाद साहब से बात हो रही थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। बजट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, कुछ रिलीफ भी दिया गया है। इसी के लिए हम बात करेंगे चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी से, हमारी इस नशियात में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद हसन साहब शुक्रिया आपके वक्त का। जो बजट में रिलीफ दिया गया है उससे क्या बेहतरी आएगी तामीरात की सनत के लिए, जो कि जब तामीरात की सनत चलती है तो बहुत सी और सनतें हैं उसके साथ, उनका पहिया भी चल पड़ता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 3 रिलीफ बजट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए अनाउंस किए गए हैं, जिनकी हम तारीफ भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। एक तो इन्होंने एबॉलिश की FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा इन्होंने इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी है, और तीसरा मॉर्गेज फाइनेंसिंग पे टैक्स क्रेडिट अनाउंस किए हैं, वो भी एक मुस्बत कदम है। चौथा जो उन्होंने अनाउंस किया है वो ये किया है कि 2 ट्रांजैक्शन में 2 टैक्स होते हैं, यानी एक बायर होता है एक सेलर होता है। अगर दोनों हम फर्ज करें वो फाइलर हैं तो उन पे 4% टैक्स, 3 और 3 6% थे दोनों पे पहले। अभी उन्होंने बायर पे 1.5% कर दिया है और सेलर पे 4.5% कर दिया, यानी वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नीचे नहीं आई, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपनी जगह बरकरार है। हाँ, एक हेड पे कम करके दूसरे हेड पे एग्जैक्टली वही बढ़ा दिया गया है। सो मैं समझता हूँ कि जो हमारा देरीना मुतालबा था कि इसको कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रीजनली कम्पिटिटिव बनाएं, वो नहीं हो पाया। अभी भी हम जाके इंशाल्लाह बात करेंगे और उम्मीद है कोई रास्ता बने। इसके अलावा जो FBR ने प्रपोज किया है सेक्शन 114, जिसके तहत अब फाइलर ही पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, और उसकी भी डेफिनेशन बना दी है कि फाइलर भी एलिजिबल फाइलर हो और उसके पास रिसोर्सेज हों, रिसोर्सेज भी कैश और कैशबल्स हों और डिक्लेयर्ड हों। सो हमारी गुजारिश ये 4 महीने पहले भी एक बार कोशिश की गई थी कि डाला जाए लॉ में। सो हमने कहा कि इस पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर को समझने में 20 साल निकल गए हैं, अब आप इतनी डिटेल में जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हम मिले थे एंड प्राइम मिनिस्टर साहब वाज काइंड इनफ जिन्होंने वो मौका कर दिया था। मैं समझता हूँ उनके इल्म में ये नहीं होगा और हम दोबारा अगले हफ्ते जाके मिलेंगे और इसको स्ट्रीमलाइन करवाएंगे ताकि इस मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। जैसे आपने कहा 72 इंडस्ट्रीज इसके साथ लिंक्ड हैं, 10 मिलियन लोगों का रोजगार है, और ना सिर्फ ये, इसमें काम करने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला,
खरीदने वाला, फैक्ट्री का माल, जमीन सब पाकिस्तान की इन्वॉल्व है। बल्कि इससे एक कदम आगे जाके अगर मैं कहूँ कि जो पाकिस्तान में रेमिटेंस भी आता है वो भी 50-55% इसी सेक्टर के लिए आता है, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। सो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत अल्लाह से उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी बात सुनेंगे और इन मसाइल का देरपा हल निकालेंगे ताकि सरमायाकारी पाकिस्तान में हो, इसके बरक्स के पाकिस्तान से मुंतकिल हो। जी इस वक्त साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सैयद नबील हाशमी हमारी इस नशियात में शामिल हैं। नबील साहब, आवाम की ये शिकायत रहती है मकामी जो असेंबलीज हैं उनसे कि अगर तजारती मुकाबले की फ़ज़ा नहीं होगी तो फिर उनको अच्छी मसनूआत अच्छी कीमत पे नहीं मिल सकती। इस बजट की वजह से क्या असरात होंगे जो मकामी असेंबलीज हैं उन पर? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं उसके बारे में आपको पहले कुछ बात में बता देता हूं बजट के हवाले से। मैं समझता हूं कि ये बजट ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से ये अच्छा बजट है, बिकॉज जो हमें पहले थोड़ा सा इशू आ रहा था गवर्नमेंट के साथ कि ये टैरिफ रैशनलाइजेशन के ऊपर जो टैरिफ थे वो काफी कम करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारी यहाँ मुकामी तौर पर पुरजाजात सनद थी वो हो जानी थी डिस्टर्ब। लेकिन बजट के अंदर जो इस वक्त जो रिजल्ट अभी फिलहाल जो समझ हमें आ रहे हैं वो रॉ मटेरियल्स तो बहुत अच्छे तरीके से टैरिफ बहुत नीचे कर दिए, जिससे हमारी इनपुट कॉस्ट काफी कम मजीद भी हो जाएगी, प्लास्टिक के अंदर भी, स्टील के अंदर भी, दूसरे के अंदर भी। लेकिन दूसरी तरफ जो मुकामी तौर पर हमारी पुरजाजात की सनत है जो कि मार्केट से हमारी, उधर जो हमने रिक्वेस्ट की हुई थी, गुजारिशात की हुई थी कि जो वहाँ स्मगलिंग होती है और आफ्टर मार्केट में जो हमारे पुरजाजात हम बेच नहीं पाते, रिटेल लेवल के ऊपर सेल्स टैक्स वगैरह इम्पोज नहीं है, फिर इंपोर्ट के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, कस्टम वैल्यूएशन का जो प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर कुछ तजावीज़ हमने नहीं देखी कि उसके अंदर कुछ बेहतरी हो। हम तो गवर्नमेंट को चाह रहे हैं कि हम तो बता भी रहे हैं कि आपका टैक्स रेवेन्यू भी उधर से बढ़ सकता है, आपका जो ग्रोथ है वो भी वहाँ से भी आ सकती है। और चूंकि मुकामी तौर पे अगर ऑटो पार्ट्स सनत मजीद ग्रो करती है तो ये एक एक्सपोर्टिंग हाउस भी हो सकता है। अब आप आ जाए मुकामी जो असेंबलीज की आपने जो बात की है, देखें ये एक बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन है कि अवाम को रिलीफ की भी बात की जाती है, लेकिन जब नेट रिजल्ट जो आया है वो पता ये चला है कि जी के टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। ऑलरेडी एक एवरेज गाड़ी, अब ऑल्टो का फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जिसके ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स 12.5% उठा के 18% के ऊपर कर दिया है, वो वैसे ही कोई 10-12 लाख रुपए उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स होता था, अब ये मजीद बढ़ा दिया गया। एक्स पाक सुजुकी की प्राइस वहाँ 18 लाख की मार्केट में 30 की मिल रही, अब वो 31-31.5 की मिलेगी। अब मुझे बताइए कि असेंबलर का इसमें क्या कसूर है। सिमिलरली अभी जो हाइब्रिड व्हीकल जितने हैं, एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हमने लो एमिशंस और ये इन्वायरमेंट के लिए हमने काम करना है, तो उस तरफ हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर जो है लीवीज बढ़ा दी हैं, टैक्सेस बढ़ा दी हैं, वो भी 8 से 10 लाख की प्राइसेस हाइब्रिड व्हीकल्स की वो बढ़ गई। अब इससे होगा क्या, ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी कि देखें मार्केट स्क्वीज कर जाएगी, फिर कीमतें जब बढ़ती हैं मार्केट स्क्वीज करती है, जब मार्केट स्क्वीज करती है तो हमारी सनत जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने पुरजाजात इस सनत को भी देने हैं, वो ऑटोमेटिकली उनकी बिजनेसेस कम होते हैं, जॉब्स जो है वो नीचे हो जाती हैं। देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में इस सनत को एज अ सीरियस सनत ले, इससे खेलना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। इस वक्त गवर्नमेंट जो है ऑल्दो इस बजट के अंदर उन्होंने एज सच कुछ ज्यादातर चेंजेस टैरिफ वाइज नहीं किया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, इतना नहीं छेड़छाड़ किया, लेकिन जहां तक मार्केट एक्सपेंशन की बात है वो कोई नजर नहीं आ रही। स्टेट बैंक के ऊपर भी हमने कहा था, जो 3 मिलियन की लिमिट लगाई हुई है स्टेट बैंक ने कि कार फाइनेंसिंग के ऊपर, मार्कअप तो कम हो गए, कार फाइनेंसिंग के ऊपर 3 मिलियन के ऊपर आप कार फाइनेंस करा ही नहीं सकते। अब मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में रह गई है जो, ये पाबंदी तो सितंबर 2021 की लगी हुई है स्टेट बैंक की। जी बिल्कुल लगी हुई है, और आज तक उन्होंने उसको वो कर नहीं रहे, बार बार कह भी रहे हैं। देखिए मार्केट ग्रोथ होगी, वेंडर्स की सप्लाईज बेहतर होगी, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट हमारा 40% तक हिस्सेदार है जो भी बिजनेस पाकिस्तान में कार सेक्टर के ऊपर मैं बात करूं स्पेसिफिकली हो रहा,
ट्रैक्टर्स का अलहदा एक स्टोरी है, उधर भी एक मसले मसाइल है, उधर भी हमारे पुर्जाजात जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री के अंदर काफी इस वक्त प्रॉब्लमेटिक मसले आए हुए हैं उधर भी। तो इसलिए हमारी सनत के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सपोर्ट करे और बेहतर जो छोटी मोटी अभी एनोमलीज हैं रास्ता करेंगे गवर्नमेंट के साथ। जो सर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उनके अगर महंगे होने का खदशा है तो चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन राना तारिक साहब हमारे साथ हैं नशियात में। राना तारिक साहब, अब हुकूमत कह रही है कि या तो हम टैक्स लगाते हैं फिर वो लोग टैक्स अदा करें या फिर इन्फोर्समेंट का रास्ता अपनाएंगे, और एक मसला के डिजिटल अदायगियाँ हो, कैश इकॉनमी कम से कम हो सके। आपकी क्या राय है इस मुताबिक? जी, कैश इकॉनमी को इंक्रीज करने के लिए जो इंसेंटिव प्लान है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आप पंजाब में देखें, जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं वहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर पेमेंट करें तो 11% का डिफरेंस है टैक्स की स्लैब में। तो उससे क्या हुआ कि जो 20-22% डिजिटल पेमेंट थी वो बढ़ के 80% तक चली गई। तो आप अवाम को, जो चीज अवाम के रिलेटेड है, आपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, उनको मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड लेके देने हैं, उनको QR कोड पेमेंट्स के लिए एनेबल करना है, उनकी डिजिटलाइजेशन को, उनके ऐप को आपने एनेबल करना है, ना कि आपने बिजनेस को पेनलाइज करना है। देखिए ना, ट्रांजैक्शन कस्टमर ने करनी है, कस्टमर को उसका कोई इंसेंटिव मिले। अगर वो कस्टमर और डिजिटल पेमेंट के ऊपर अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहां पे बैंक का कमीशन 1.65 और 2% तक जाता है, जबकि QR कोड में वो 0.25, 0.5 है। लेकिन QR कोड के यूटिलाइजेशन वाले बंदे बहुत कम है और क्रेडिट कार्ड वाले ज्यादा हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है इसमें ईज और कॉस्ट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये स्लो एक प्रोसेस है। तो हुकूमत ख्वाहिशात का इज़हार करती है लेकिन उसके ऊपर स्टेप नहीं लेती। फिर बैंकिंग सेक्टर जो है, जो स्टेट बैंक की कंप्लाइंसेस की वजह से उसने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। आप बैंक स्टेटमेंट लेने जाते हैं तो आपको कॉल आ जाती है अप्रूवल के लिए, जाके बैंक ट्रांजैक्शन की बात करें तो बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के, बैंकों के क्रेडिट कार्ड के इशुएंस के, QR कोड के इशुएंस के, एप्स की सिक्योरिटीज के, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो डिजिटल पेमेंट इज अ गुड थिंग, बट इसके लिए स्टेट को पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। सही है। राना तारिक साहब और दीगर मेहमान हमारे साथ नबील हाशमी साहब और हसन बख्शी साहब थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। जियो न्यूज़ के बाद और फिर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पैदा हुए सवाल उनको माशी माहिरीन, सनतकारों और दीगर तज्जियाकारों के सामने रखा। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप हेडलाइंस देख सकते हैं।